Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा है एग्जाम का, इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट मोमेंट आप लोगों का चल रहा है तो इसीलिए देखिए बिल्कुल हाइक पे चीज़ें हैं, तो आप लोग रिवाइज भी करते रहिए साथ साथ चीज़ों को, और जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं, हिंदी CDP जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, आपका सब्जेक्ट हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर सिर्फ 15 डेज़ आप लोगों के पास बचे हैं अपनी तैयारी के लिए, और ये 15 डेज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भी आप चीज़ें पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए यहाँ पर जो पैसेज आप लोगों को दिया गया है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आप लोगों का 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो जनवरी में एग्जाम हुआ था। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यही चीज़ आती है कि विशेषण विशेष्य होते क्या हैं। तो विशेषण किसको कहा जाता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है विशेष्य क्या होता है। तो देखिए विशेष्य कौन होते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जिनकी हम विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उनको ही विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम्पल नेगेटिव पूछा गया, मतलब से पहले फाइंड करते हैं कि कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं रूपात्मक परिवर्तन। देखिए चेंज आया हुआ है, परिवर्तन है, कैसा है? रूपात्मक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए ये विशेषता बता रहा है परिवर्तन की, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अंधेरे युग, देखिए युग की बात हुई है, कैसा युग है? अंधेरा युग है। इसका मतलब क्या है? ये भी यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मानव अस्तित्व। नेक्स्ट है आध्यात्मिक दुनिया। देखिए दुनिया की बात हुई है, कैसी दुनिया है? आध्यात्मिक है, तो ये भी क्या है? विशेषण विशेष्य। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नेगेटिव कौन सा नहीं है। तो देखिए मानव का अस्तित्व। ठीक है, अब यहाँ पर मानव अस्तित्व है, अपोजिट दे दिया है। यहाँ पर कोई भी मानव की देखिए विशेषता यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। अस्तित्व की विशेषता मानव, तो देखिए ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो मानव है देखिए वो क्या होगा? एक संज्ञा या सर्वनाम होगा यहाँ पर, लेकिन अस्तित्व जो हो जाएगा वो इसके पीछे लिखा गया, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा विशेषण विशेष्य का, क्योंकि विशेषण विशेष्य कौन होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो आगे शब्द रहता है और पीछे रहता है संज्ञा या सर्वनाम, जिसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ 3 यहाँ पर एग्जाम्पल है। कौन कौन से? ये जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। तो देखिए उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो हम पैसेज में देखते हैं। देखिए इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। मतलब अगर हम क्या कर लें? अपनी कमियों को जान लें। देखिए अगर हम अपनी कमियों को जान लें तो हम क्या कर सकते हैं? उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या चीज़ कही जा सकती है? तो देखिए गद्यांश के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, या फिर मानव जीवन का सत्य है, अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, या फिर परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो देखिए पैसेज में देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं कि आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। अब यहाँ पर देखिए चीज़ बोली गई है कि मानव रचनात्मक में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। क्योंकि देखिए ये क्या हो गई है कि मनुष्य ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी आरंभ में। तो यहाँ पर बोला गया देखिए जो उन्नति है, यहाँ पर जो परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानव जीवन का सत्य है परिवर्तन। ठीक है, चेंज तो होने ही है। आप देख लीजिए, हम ही अगर अपनी जनरेशन को देखते हैं, कुछ पास्ट में जाकर के चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सोच लीजिए कि आने वाली जनरेशन में क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो परिवर्तन जो है वो क्या है? मानव जीवन का सत्य है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है अध्यात्मक शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो देखिए कौन सा शब्द यहाँ पर इक प्रत्यय को लगा करके बनेगा? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या फिर आध्यात्मिक। तो देखिए यहाँ पर ई, छोटी ई की मात्रा लग रही है, जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए छोटी ई की मात्रा ही इसमें बदलेगी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। देखिए कौन सा हम उपसर्ग लगाएं और कौन सा यहाँ पर प्रत्यय लगाएं कि एक
शब्द बने, मतलब अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पर बने। अब देखिए मानव को अगर हम कर देते हैं मानवीय, तो देखिए मानवीय चीज़ें होती हैं, ठीक है। मानवीय जो है वो क्या है, एक शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। तो ईय प्रत्यय अगर हम लोग लगा देते हैं, ये प्रत्यय लगा देते हैं, तो शब्द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हम उपसर्ग क्या लगा सकते हैं, मतलब आगे हम कौन सी चीज़ लगाएं, आगे की साइड कौन सी चीज़ लगाएं कि जो शब्द है वो अर्थपूर्ण ही हो। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर जो उपसर्ग है वो कौन कौन से दिए गए हैं, ए दिया गया है, अन्न दिया गया है, ए है, ऑफ, सु है। अब लगा के देखिए ए मानव, अब यहाँ पर ई तो हमें मिल गया, ये तो मिल गया, ये इसमें भी नहीं है, इन तीनों में है, ठीक है। सु लगाएंगे मानव के आगे, तो देखिए सु मानव कोई चीज़ नहीं होती है। अन्न लगाएंगे अन्न मानव, ये भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ए मानव, ठीक है। अमानव जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इन उपसर्ग और प्रत्यय का जो प्रयोग है वो संभव है। नेक्स्ट देखिए, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। देखिए मानव के कौन से 3 पक्ष हैं, पैसेज से देखते हैं कौन कौन से पक्ष यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए मानव अस्तित्व जो होता है वो त्रिपक्षीय होता है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो देखिए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए कहाँ पर है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आदि मानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की परंतु किस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं पैसेज में क्या चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो देखिए जो आदि मानव था, कहाँ पर लिखी गई है, देखिए ना, अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। देखिए कौन से वाले, भौतिक में की है और मानसिक में की, इसका मतलब आध्यात्मिक में नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए आध्यात्मिक में नहीं की है, कौन से में नहीं की, तो आध्यात्मिक में नहीं की है, भौतिक में तो की है, मानसिक में भी की है, भौतिक में भी की है। तो देखिए ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, कौन सा सही है। तो देखिए भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं की है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य। देखिए जो उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन जिन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है। तो देखिए किसके पास व्यवस्थित तरीका नहीं है, मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के साथ, सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, या फिर आदि मानवों के पास। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, तो देखिए पैसेज में लिखी गई चीज़ है ये कि किन के पास नहीं था। तो देखिए यहाँ पर है, आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर अपनी खामियों के साथ संघर्ष किया, हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध नहीं था इनके पास, ठीक है। तो देखिए किनके पास नहीं था, आदि मानवों के पास नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश कंप्लीट होता है। अब हम कविता देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है कविता से क्वेश्चन है। देखिए कविता में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक बल दिया गया है वो किस चीज़ के ऊपर दिया गया है, प्रकाश के ऊपर, अंधकार के ऊपर, सत्य के ऊपर, या फिर राह के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ देखते हैं क्या चीज़ बोली गई है। कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य ही विजय सदा असत्य की हार हो। तो देखिए किस चीज़ की बात की गई है यहाँ पर, सत्य और असत्य की बात की गई है। तो सबसे ज़्यादा बल जो दिया गया है वो किस चीज़ पर है, तो वो सत्य पर बल यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, अंधकार का प्रतीक नहीं है, कौन सा है जो अंधकार का प्रतीक नहीं है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को आंसर खुद चूज करना है कि कौन सा यहाँ पर अंधकार का प्रतीक नहीं बताया गया है। कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अंत हो, सत्य ही विजय सदा सत्य की ही हार हो। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है चुनौतियों की गई है, निराशा की गई है, इसके अलावा बुराइयों की गई है, लेकिन समाधान की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो कौन सा प्रतीक नहीं है, वो है समाधान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है, कविता के अनुसार राही की विशेषता है हर तरह से काम निकालना, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना, या फिर हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब देखिए जो पैसेज में यहाँ पर बात की गई है, इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। मतलब जो कार्यरत रहा, मतलब जो जीवन भर कार्य करता रहा। तो देखिए यहाँ पर हर परिस्थिति में जो कार्यरत है
उसको यहाँ पर कहा गया है। मतलब राही की जो विशेषता है वो है कि हर परिस्थिति में आप कार्यरत रहो। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कविता में जो स्थिति में दिया गया है वो है यहाँ पर देखिए कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है किस चीज़ की है कि आपको हर परिस्थिति में क्या रहना है, स्वाभिमान आपका बना रहना चाहिए। ठीक है, सिर कटने की बात नहीं, ना ही अंधकार होना, ना ही दुख का होना, बल्कि क्या है कि स्वाभिमान के लिए आप कुछ भी कर जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है। समूह से भिन्न आपको बताना है। देखिए हार विहार है, सत्य असत्य है, मतलब एक आपको क्या दिया गया है यहाँ पर विलोम दिया गया है, दूसरा उसका अपोजिट। देखिए यहाँ पर जो अपोजिट चीज़ों की जय पराजय हो गया, ऐसे ही प्रकाश और अंधकार हो गया। प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हार और विहार है, या तो हार और क्या होना चाहिए था, विजय होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, विजय होना चाहिए होता तो ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर हार का मिलान विहार से है तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भिन्न पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए इस कविता का मुख्य स्वर है तमस, ओज, श्रृंगार या फिर देशभक्ति। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए इस जो पैसेज का सबसे मूल है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए ना तो श्रृंगार की बात हो रही है, देखिए किसी भी चीज़ में श्रृंगार की बात नहीं हुई है, ना ही यहाँ पर देखिए तमस की बात हुई है, और ना ही देशभक्ति की बात हुई है, बल्कि किस चीज़ की बात हुई है, यहाँ पर ओज की बात हुई है। देखिए ओज किसको कहा जाता है, क्या होता है ओज, ओज का जो मीनिंग होता है वो होता है सत्य। क्या हो जाता है यहाँ पर, सत्य, ताकत हमारी। ठीक है, ताकत जो होता है वो क्या होता है, ओज का मीनिंग होता है। तो इसलिए देखिए इस कविता का जो मुख्य स्वर है वो क्या है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देखिए पैडागोजी आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान से दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। तो देखिए विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम को किस रूप में जानेंगे। मलयालम के 2 प्रकार, मलयालम की क्षेत्रीय बोली, मलयालम की सामाजिक बोली, या फिर ये दोनों भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए इसको हम बोलेंगे मलयालम की सामाजिक बोली। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। कौन कौन से दिए यहाँ पर, देखिए परिवार दिया है, संबंध दिया है और भावनाएं दी हैं। तो देखिए ये क्या है, शब्द समूह है, शब्द जाल है, समूह शब्दावली है, या फिर थीम आधारित शब्दावली है। तो देखिए इस तरीके के टास्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस गतिविधि को कहा जाता है थीम आधारित शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता कहते हैं, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण कौशल कहते हैं, संप्रेक्षणात्मक भाषा कौशल कहा जाता है, या फिर अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता कहते हैं। तो देखिए जो हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं हम बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण कौशल। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रहे हैं। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास, या फिर उच्च स्तरीय भाषा कौशल। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जो टीचर कर रहे हैं वो है, देखिए वो यहाँ पर हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, या फिर भाषा और उनकी संस्कृति को जानना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो वो होता है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या फिर तत्वों को कैसे किया जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है,
कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब जो दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे गए हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? देखिए, इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतलेख या फिर पारस्परिक श्रुतलेख। तो देखिए, उसको हम बोलते हैं पारस्परिक श्रुतलेख, उसको कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बोल रहा है, दूसरा लिख रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला लिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, या फिर संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, यहाँ पर ये चीज़ गलत दी गई है। देखिए, नेगेटिव पूछा था तो कौन सा यहाँ पर नेगेटिव है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 भाषा। देखिए, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है। संकेत भाषा जो होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक भाषा है, व्याकरण इसमें होती है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि व्याकरण नहीं होती, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप हैं। अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप हैं। मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, या फिर मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र जो होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही पॉइंट है? तो यहाँ पर देखिए, जो सही पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रथम भाषा के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा क्लोज करते हैं इसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? देखिए, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो किसके लिए होता है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। देखिए, ऐसा नहीं होता। उपचारात्मक जो शिक्षण है वो किस चीज़ को दिया जाता है? तो वो वहाँ पर दिया जाता है जहाँ पर बच्चे की चीज़ों को सुधार करना होता है। ठीक है, कमियाँ जो होती हैं बच्चे के अंदर उसमें सुधार लाने के लिए जो हम करते हैं वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थी के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत होती है। अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर गलत होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या फिर अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या फिर सुधार लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक उपागम या फिर मॉडल पठन। तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो उसको हम कहेंगे पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? तो देखिए, किस रूप में इस युक्ति को जाना जाएगा? परभाषा व्यवहार, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण या फिर भाषा अर्जन। तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो उसको हम कहते हैं परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेलिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र में समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन कहेंगे, सरसरी तौर पर पठन कहेंगे, बारीकी से पठन कहेंगे या फिर अध्ययन कौशल कहेंगे? तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए, इस चीज़ को हम बोलेंगे बारीकी से पठन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बारीकी से पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंतर्भाषिक पहचान
क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है? शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है, या फिर शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यता का आधार या फिर सम आश्वासन है। तो देखिए अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है कि जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर में तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सभी 3 भाषाएं पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी, या फिर अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो पंजाबी है उसकी जो पंजाबी हो गई और जो तमिल हो गई ये तो अर्जन हो गई, क्योंकि देखिए इन्होंने अपने परिवेश से सीखी हैं, अपने माता पिता से सीखी हैं, साथ में रहने वाले बच्चों से सीखी हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये स्वाभाविक है, भाषा अर्जन इसको कहेंगे। और अंग्रेजी जो है वो ये सीख करके आई है। देखिए क्या है? द्वितीय भाषा है अंग्रेजी। इसका मतलब ये अधिगम करके आई है बच्चे को, भाषा अधिगम बच्चे ने इसको क्या किया है? याद किया है, लर्न किया है। तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, बहिर्वेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, या फिर आनंद के लिए पठन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? तो देखिए नेगेटिव पूछा गया है, तो विस्तृत पठन कब होता है? देखिए इसका उद्देश्य होता है सराहना बोध के लिए पढ़ना, बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पढ़ना और आनंद के लिए पढ़ना। नेगेटिव कौन सा है? तो देखिए व्याकरण अधिगम के लिए पठन, विस्तृत पठन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।